हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हिंदी के 5 इंपॉर्टेंट जीवन परिचय आपको याद कराने वाले हैं। बस एक बार फास्ट रिवीजन कर लीजिए, समय बहुत ही करीब आ चुका है, बस चंद घंटे बचे हैं आपके पेपर के लिए। तो इसीलिए दोस्तों एक फास्ट रिवीजन कर लीजिए। 5 इंपॉर्टेंट जीवन परिचय आपके सामने लेकर आए हैं जो आपके पेपर में पूछे जाने की 99% चांस है। तो चलिए फास्ट रिवीजन करते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है वो है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आपको सबसे पहले बता दें कि जीवन परिचय जब आप लिखेंगे तो आपका देखिए 80 शब्द आपके पास होते हैं, और 80 शब्द का मतलब एक पेज में जीवन परिचय आपको अच्छे से लिखना है। 5 नंबर मिलना है, इसीलिए आपको उतना ही टाइम लगाना है जितना आपको यहाँ पे पूछा गया है। अगर आप ज्यादा टाइम लगा देंगे तो आगे भी क्वेश्चन छूट जाएगा। इसीलिए एक पेज में 1 से 1.5 चला जाए भैया, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। बात अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप यहाँ 5 नंबर आपको मिलेगा। 80 शब्द लिखना होता है। 80 शब्द लिख के देख लीजिए, आपका 5 जो नंबर है वो एक पेज में आपका आ जाएगा। ठीक है, जीवन परिचय लिखने से पहले यहाँ पे छोटा सा फ्लो चार्ट बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जन्म, मृत्यु, माता पिता का नाम, उनकी रचना, इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ताकि जो है एग्जामिनर का प्रभाव जो है यहाँ पे आपका पड़े और आपको पूरा नंबर मिले। ठीक है, अब इसके बाद जो है हेडिंग डालेंगे और इसके बाद जो है लिखना शुरू करेंगे। क्या? जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय में लिखना शुरू करेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1890 में काशी में हुआ था। उनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। वो इसलिए क्योंकि उनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। ठीक है, बस एक बार ऐसे सच्ची निगाहों से देखना है। प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी का जो बाल्यकाल था वो सुख में भी उसमें सुख नहीं मिला। क्यों? उन्होंने बाल्यावस्था में अपनी माता के साथ कई सारी जो है तीर्थ यात्राएं की थी उन्होंने। जैसे अमरकंटक पर्वत और श्रेणी के बीच में जो नर्मदा नदी है, वहां पे नाव के द्वारा जो है उन्होंने यात्राएं की थी। यात्रा से लौटने के बाद प्रसाद जी के पिता का स्वर्गवास हो गया था। इसके बाद बात करें, यहाँ पे देखिए, पिता की मृत्यु के 4 वर्ष बाद उनकी माता भी उन्हें संसार से छोड़कर चले गए। इसलिए उनके बाल्यकाल में जो है ज्यादा सुख उनको नहीं मिला। ठीक है, आगे देखिए, प्रसाद जी के जो लालन पालन जो था उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने जो है किया था। सर्वप्रथम प्रसाद जी का नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया था। बनारस में क्वींस कॉलेज है, वहां पे लिखवाया गया था। लेकिन स्कूल में पढ़ाई उनका मन नहीं लगा, इसीलिए उनकी शिक्षा प्रबंध घर पर ही की गई। घर पर ही युग शिक्षक अंग्रेजी संस्कृत का अध्ययन करने लगे। इसके बाद जो है युग शिक्षक से वो अंग्रेजी संस्कृत जो है घर पर ही पढ़ने लगे। इसके बाद जो इसमें लिखेंगे कि जो है प्रसाद जी को प्रारंभ से ही साहित्य में रुचि था। वह प्रायः साहित्यिक पुस्तकें पढ़ा करते थे। अवसर मिलने पर कविता भी लिखा किया करते थे। पहले तो उनके भाई भी उनकी काव्य रचना में बाधा डाल रहे थे, परंतु जब उन्होंने देखा कि जो है प्रसाद जी का मन जो है काव्य रचना में लग रहा है, तो इसके बाद जो है उन्होंने पूरी स्वतंत्रता दे दी, पूरी आजादी दे दी, और प्रसाद जी स्वतंत्र रूप से काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे। इन्हीं दिनों बड़े भाई जो भाई थे शंभू रत्न भी स्वर्गवास हो गया। फिर देखिए आफत देखिए कैसे आती है, हो गया। इसके बाद जो है प्रसाद जी को हृदय का गहरा आघात पहुंचा। उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, पर जो है व्यापार भी समाप्त हो गया। पिताजी के समय से उन पर ऋण का भार चला आ रहा था। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपनी संपूर्ण पिता की संपत्ति थी वो बेच दी, और फिर इसके बाद इससे उन्हें कर्ज से मुक्ति तो मिल गई, परंतु उनका जीवन संघर्षों से चक्कर में खाता रहा, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और रोगग्रस्त हो गया। 1937 में वो संसार से विदा हो गए। तो कहानी ऐसी बस कहानी की तरह पढ़ के आपको अच्छे से बयां करनी है। फिर इसके बाद इनकी रचनाएं हैं। रचनाएं में प्रसाद जी की रचनाएं में पूछा जा सकता है। काव्य की बात करें, आंसू, कमायनी, लहर, झरना, ये प्रसाद जी की कुछ ऐसी रचनाएं हैं, इनको ध्यान रखेंगे। अगर कहानी की बात करें तो आंधी इंद्रजाल इनकी कहानी है। ठीक है, उपन्यास में तितली कंकाल इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्प में भी पूछा जा सकता है। नाटक की बात करें तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आजाद शत्रु, धूप स्वामिनी आदि इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप इन्हें लिख सकते हैं।
चलिए दूसरे नंबर बात करते हैं तो अगला जो नाम आता है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो यहाँ भी आपको ऐसे ही एक फ्लो चार्ट बना लेनी है। उनका जन्म, माता पिता का नाम, ये सब यहाँ पे अच्छे से लिख लेना है और फिर इसके बाद जीवन परिचय हेडिंग डाल के लिखना शुरू करेंगे। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 में 1884 कहाँ पे, बिहार के छपरा जिला के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। वे मेधावी छात्र थे। उन्होंने जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री हासिल की और जो है एमएल यानी कहते हैं इसे तत्कालीन कानून लॉ की डिग्री परीक्षाएं जो है उन्होंने उत्तीर्ण की थी। इसके बाद जो है परिश्रमी और कुशल बुद्धि छात्र होने के कारण अपनी कक्षा में प्रथम आते थे। अपना अध्ययन पूरा करने के बाद मुजफ्फरपुर के कॉलेज में अध्ययन का कार्य उन्होंने अध्यापन का कार्य यानी पढ़ाना शुरू किया। 1911 ईस्वी में वकालत प्रारंभ कर दी। फिर 1911 में उन्होंने क्या वकालत कर दी और फिर इसके बाद जो है 1920 में कोलकाता और पटना उच्च न्यायालय की वकालत भी उसमें जो है उन्होंने काम किया था। बात करें आगे तो यहाँ पे देखिए गांधी जी की बातों और उनकी आदर्शों को मानकर आजादी की आंदोलन से प्रभावित हुए थे। 1920 में वकालत छोड़ दी और देश की सेवा में लग गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभापति जो है इसके सभापति चुने गए थे और 1962 में भारत गणराज्य के राष्ट्रपति भी रहे। 1962 में उन्होंने भारत के सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से नवाजा गया था। आगे बात करें तो उसमें देख ले सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रयासों से ही कलकत्ता में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई और ये हिंदी साहित्य सम्मेलन नागपुर के सभापति भी रहे। नागरी प्रचारणी सभा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के माध्यम से हिंदी को समृद्ध बनाने में अपना योगदान देते रहे। कहानी है, बस कहानी की तरह पढ़ते चलिए। इन्होंने देश की नामक पत्रिका का संपादन किया था। इस पत्रिका के माध्यम से हिंदी प्रचार प्रसार में अपना योगदान इन्होंने दिया था। जनसेवा, राष्ट्रीय भावना, सर्वजन हिताय की भावना इनके साहित्य के विशेष रूप से प्रभावित हुआ था। आगे बात करें तो इतने बड़े महान और अनुभवी समाजसेवी, देशभक्त और लेखक को 1963 में देहांत हो गया। ठीक है, अब इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो कृतियां में लिखेंगे भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बाबूजी के कदमों में और मेरी यूरोप यात्रा। कुछ ऐसी इनकी रचनाएं हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे अगले पॉइंट पर। तो अगली पॉइंट यहाँ पे है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस प्रकार से देखिए, ऐसे यहाँ पे इस प्रकार से लिख लेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगर बात करें इनके जन्म की तो 1897 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान पश्चिम बंगाल मेदिनीपुर में हुआ था। पिता का नाम पंडित राम साहे त्रिपाठी और माता का नाम रुक्मणी था। वहीं बात करें शिक्षा के बारे में तो संस्कृत और बांग्ला में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। और कृति रचनाएं की बात करें तो उसमें जूही की कली, कुकुरमुत्ता, अनामिका, यमुना के प्रीत, ऐसे कुछ इनकी रचनाएं हैं। भाषा की बात करें तो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है और शैली में सरल सुबोध भावात्मक शैली आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बात करें इसमें जो है इनकी मृत्यु की तो 1961 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। अब इनके जीवन परिचय के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इनका परिवार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव में रहते थे। इनके पिता निराला जी की नौकरी के लिए पश्चिम बंगाल में जाकर बस गए थे। तो इनके पिताजी पश्चिम बंगाल में जाकर बस गए थे। वहीं से जो है इनकी कहानी की शुरुआत होती है। 3 वर्ष की अवस्था में इनकी माता का देहांत हो गया था। इनकी पढ़ाई लिखाई राज्य की ओर से हुई थी। निराला जी का बचपन ही संगीत में रुचि थी। इनको संगीत में बचपन से ही रुचि थी, इसीलिए इन्हें बांग्ला और संस्कृति शिक्षा में भी शिक्षा दी गई। 15 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था। 15 साल के जब थे तो इनका विवाह हो गया था। उस टाइम पे बाल विवाह होती थी। हिंदी का जो ज्ञान था इनकी धर्मपत्नी से ही इनको प्राप्त हुआ था। इनके एक पुत्र और एक पुत्री थे। इन दोनों बच्चों के जन्म देने के बाद उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है। पिता और चाचा भी जो है यहाँ पे देखिए स्वर्गवास होने के बाद छोटी सी उम्र में ही परिवार का सारा बोझ इनकी कंधों पर आ जाता है। निराला जी का जीवन संघर्षों से बीता। परिवार में एकमात्र पुत्री थी
पुत्री बची थी 20 वर्ष की आयु में, वो भी चल बसी। तो कितनी उस टाइम पे दर्दनाक कहानी थी लोगों का, और आप देख सकते हैं गरीबी के संघर्ष में इलाहाबाद में आकर दिन रात साहित्य सृजन में लीन रहते थे और प्रमुख रचनाओं की रचना करते थे। इनकी मृत्यु 1961 में हो गई। ठीक है, इस प्रकार से कहानी लिखी। रचना पर आ जाएंगे और लिखेंगे निराला जी की प्रमुख रचनाएं कविता, उपन्यास, निबंध, जीवनी इस प्रकार से है। और कविता की बात करें तो जूही की कली, यमुना के प्रीत, कुकुरमुत्ता, अपरा और अनामिका जैसी यहाँ पे कुछ इनकी कविताएं हैं जो प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अगर उपन्यास की बात करें तो प्रभावती, काले कारनामे, अलका, अप्सरा, और निबंध की बात करें तो प्रबंध, प्रतिमा के चाबुक जो है, इस प्रकार से निबंध इनके कहे गए हैं। जीवनी की बात करें तो प्रहलाद, राणा प्रताप, ध्रुव, शकुंतला जैसी कुछ प्रसिद्ध इनकी जीवनी है। वही बात करें तो यहाँ पे इनकी भाषा शैली, तो निराला जी की जो भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, इनकी जो भाषा में बांग्ला भाषा की भी छाप देखने को मिलती है। शैली भाषा की बात करें तो यहाँ पे शैली में देखें तो भावात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली और कलात्मक साथ के साथ जो है सरल सुबोध जो है इनकी भाषा शैली देखने को मिलती है। इस प्रकार से शैली आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट जीवन परिचय जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में हुआ था। बस्ती के अगुना जिले में हुआ था। ठीक है, बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। और बात करें वहीं पे इंटरमीडिएट में आने के बाद इनकी शिक्षा बीच में छूट गई थी। पढ़ाई छूट जाने के बाद सरकारी नौकरी कर ली इन्होंने, और फिर इसके बाद आगे देखिए, किंतु स्वाभिमान के कारण सरकारी नौकरी इन्होंने छोड़कर मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए थे। शुक्ला जी के स्वाध्याय करके जो है इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान कर लिया था। देखिए उस टाइम पे लोग स्वाध्याय खुद से पढ़कर ही इतनी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करते थे। कुछ समय बाद इनको काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में अध्यापक पद पर नियुक्त कर दिया गया। वहां बाबू श्याम सुंदर दास के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने सर्वोपरि स्थान बनाया है। आनंद कदम्बिनी पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। शुक्ला जी के हिंदी में उच्च स्थान स्थापित करते हुए 1941 में उनका स्वर्गवास हो गया था। ठीक है, इनकी रचनाओं की बात करें तो रचनाओं में ले सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं जो है वो है चिंतामणि, भरमर गीत सार, अभिमन्यु वध, आनंद कदम्बिनी, नागरी प्रचारी पत्रिका आदि प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, इसका छोटा सा प्रारूप आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों बात करें तो जीवन परिचय में छोटा सा एक बॉक्स बना लीजिए यहाँ पे, और बॉक्स में जैसे उनका जन्म, ठीक है, उनका जन्म लिख दीजिए, जन्म कहाँ पे हुआ था, ठीक है, जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, माता पिता का नाम क्या है, भाषा शैली वगैरह क्या है, ये थोड़ी सी परिचय यहाँ पे आप दे सकते हैं। फिर इसी चीज को आप यहाँ पे अपनी भाषा में कन्वर्ट करिए। ठीक है, जैसे कि क्या लिखेंगे, साहित्यिक परिचय यहाँ पे दिया है। साहित्यिक परिचय अगर लिखना है तो आपको जो है यहाँ पे इस प्रकार से जो है डायग्राम में मतलब बना के बॉक्स वहां पे आप इंडिकेट जरूर करेंगे। फिर हेडिंग डाल देंगे साहित्यिक परिचय, उनके बारे में लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त बाल्यावस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी। अल्प आयु से ही रचना करने लगे थे। ये छोटी सी उम्र में ही रचना करने लगे थे। इनकी कविता में राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र प्रेम के जो है स्वरूप हमें दिखाई देते हैं। इन्हें जब ये अपनी कविता करते हैं, इन्हें जब रचना करते हैं तो यहाँ पे राष्ट्रभक्ति की भावना और राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित होती है। मतलब उनके रचनाओं में हमें राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम देखने को मिलता है। आगे इसमें आप लिखेंगे इसलिए हिंदी साहित्य के विद्वानों ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से भी विभूषित किया है। तो यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन भी बन जाएगी कि राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है, तो जवाब होगा मैथिली शरण गुप्त को। तो यहाँ पे दोस्तों आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त के आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवियों में से एक समझे जाते हैं। इनकी प्रारंभिक रचना कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका वैशोपकारक में प्रकाशित होती थी। आचार्य द्विवेदी जी से संपर्क होने के बाद मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगे। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन 1909 में हुआ था। तो इस प्रकार से जो है इनकी साहित्यिक परिचय हो जाएगा, और यहाँ पे छोटा सा बॉक्स में उनका जीवन परिचय यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इनकी जो है इनकी जो रचनाएं जो है कृतियां कौन कौन सी, एक शॉर्ट जो है आप यहाँ पे जीवन परिचय तैयार कर सकते हैं। ठीक है, कृतियों की बात करें तो यहाँ पे रचनाओं में दे सकते हैं भारत भारती, साकेत, यशोधरा,
गुप्त जी की जो है अन्य पुस्तकें जैसे झंकार वगैरह थी, ठीक है, सिद्धराज, पंचवटी, पृथ्वीराज, ये सब जो है इनकी रचनाएं हैं। बात करें साहित्य में स्थान, एक लाइन लिख देंगे, मैथिली शरण गुप्त का साहित्य में उच्च स्थान था, इतना लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप जीवन परिचय, एक शॉर्ट जीवन परिचय आप तैयार कर सकते हैं और आसान शब्दों में इसे आप तैयार कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।